नमस्कार दोस्तों। नमस्ते ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम अध्ययन करेंगे वर्ण है क्या। ठीक है, वर्ण, इसके साथ हम और शब्द पढ़ते हैं, शब्द, वाक्य, और एक चीज और होती है ध्वनि। आपने सुनी होगी ध्वनि, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। यानी हम सिर्फ जिसे बोल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? ध्वनि। ठीक है, अब हम इस ध्वनि को लिख देते हैं तो क्या कहलाती है? वो वर्ण। यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यानी लिखते हैं उसको तो क्या कहलाएगी? वो वर्ण। ठीक है, आप जानते हैं वर्ण से मिलकर शब्द बना है, शब्द से मिलकर वाक्य बना है। अगर वो पूछ लेता है अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द। ये क्या हो गया? आ, ई, उ, ये, का, खा, गा, ये क्या है? वर्ण। इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, आ से मिलकर आ मिला लिया हमने, बड़ा, और मां मिला लिया, क्या हो गया? आम। तो अब क्या हो गया? शब्द बन गया। शब्द का कोई अर्थ तो हो गया आम, यानी कोई खाने की चीज है। ठीक है, अब इस शब्द से ही मिलकर क्या बनती है? वाक्य। अब हमने कर दिया कि राम आम खाता है, ये क्या बन गया? वाक्य। शब्द से मिलकर क्या बन गया? वाक्य। अब वो पूछ लेता, अब इसका क्या, हम राम आम खाते हैं, इसका पूरा भाव समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। एक चीज होती है संप्रेषण, यानी दूसरे को, दोनों के बीच में बातचीत। अब हम किसी से कह रहे हैं राम आम खाता है, तो वो सामने वाला व्यक्ति समझ गया, यानी वो भावार्थ उसने ग्रहण कर लिया कि राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। अगर वो आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की, ठीक है, अगर सीधा पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो क्या कहलाएगी? वर्ण। और शब्द, शब्द अर्थ की दृष्टि से शब्द, और वो पूछता है भावार्थ यानी संप्रेषण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वाक्य। क्या है? वाक्य। ठीक है, आगे समझ में ये शब्द वर्ण क्या कहां से निकल के आए हैं और कैसे क्वेश्चन से होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इनकी भूमिका। अब देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण, ठीक है, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? दो, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये हो गया स्वर, ये हो गया आपका व्यंजन। हमने पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 44। ठीक है, ये 44 कैसे कैसे होते हैं? तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। 11 ना, संस्कृत में 13 होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा वो क्या होते हैं। उसमें क्या, बड़ी री और लरी होते हैं। स्वर हो गए 11, व्यंजन हो गए 33। पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ते हैं। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, इसे ही लघु स्वर भी बोलते हैं, यानी छोटा, ह्रस्व माने छोटा, और मूल स्वर, यानी ये चारों है ना, ये क्या है? मूल स्वर कहलाते हैं। दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, फिर आता है प्लस स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर, यानी बड़े। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम प्लस स्वर। तीसरा प्रकार है स्वर का प्लस स्वर, यानी ओम। देखो, ये ह्रस्व स्वर है ना, इसे एक मात्रा बोलते हैं, यानी इसको बोलने में कितना समय लगता है? अ, ई, उ, क्या है? ये एक मात्रा के बराबर समय लग रहा है। दीर्घ को बोलने में कितना समय लग रहा है? आ, ई, यानी डबल, इसे 2 मात्रा भी बोलते हैं। प्लस स्वर, इसे बोलने में इनसे दोनों से ज्यादा समय लग रहा है, इसे क्या बोलते हैं? त्रिमात्रक, यानी 3 मात्रा के बराबर समय लग रहा है, प्लस स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये दीर्घ स्वर है ना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है। अब तक तो आपसे एग्जामिनर पूछता था कि स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, लघु स्वर कितने हैं। नहीं, अब पूछेगा आपको कि निम्न में से सजातीय स्वर कौन से हैं और विजातीय स्वर कौन से हैं। सजातीय और विजातीय अर्थ समझते हैं। सजातीय यानी दोनों की जाति कैसी हो? समान, यानी दोनों एक ही चीज से मिलकर बन रहे हों, उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय। जो अलग अलग से बन रहे हैं उन्हें विजातीय बोलते हैं। तो देखो, आ, ई, उ,
कैसे कैसे मिलते हैं, इनका ही बड़ा रूप है। आ और आ मिलके क्या बने, बड़ा। ई और ई ऊ, ई और ई बड़ी, और ऊ और ऊ बड़ा ऊ। अगर वो पूछता है आपसे कि सजातीय स्वर हैं, तो क्या ये तीनों क्या हैं, सजातीय स्वर। अगर वो पूछता है विजातीय स्वर कौन से हैं, तो ये क्या है आपके विजातीय स्वर, क्योंकि ये आ और ई मिलकर ए बनता है। ठीक है। अगर वो अब क्या करेगा, विजातीय पूछेगा तो इन तीन को इनको रख देगा, एक इनमें से रख देगा, फिर इनमें विजातीय कौन सा है। सजातीय पूछेगा, तीन इनमें से रख देगा, एक इनमें से रख देगा। ठीक है, हमको ध्यान रखना है क्या पूछ के वो क्या रहा है। ठीक है। अब एक चीज और पढ़ी हमने कि कुल वर्ण पढ़े हमने बामन। ठीक है। और बामन कैसे पढ़े हैं, तो देखो एक वो है हिंदी निदेशालय, क्या है, हिंदी निदेशालय 1966। ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो कितनी करनी है हमें, 44। लेकिन अगर वो पूछता है कि हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52, 52। अब देखो ये 52 कैसे है। ठीक है। तो 11 स्वर हमने अभी पढ़े। ठीक है। अब पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन कितनी बताए हमने, 33। अब वो 33 कैसे हैं, व्यंजनों को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3। स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ। स्पर्श होते हैं यानी हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। इन पांचों वर्ग में 5 5 आते हैं, का ख ग च छ ज, इसे आगे 5 5 होते हैं। 5 5 कितने हो गए इनके, पांचों के पचम 25। तो स्पर्श तो व्यंजन कितने हो गए, 25। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जैसे नाम से पता है ऊष्मा, यानी इन्हें बोलने में क्या लगती है, हमें ऊष्मा ज्यादा लगती है। सा 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 और हा, यानी तीनों सा और हा क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। एक और चीज याद रखना, अब ये जो सा सा है ना, तीनों इनका क्रम याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है वो कि निम्न में से ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम है, क्या है, सा ये क्रम है। ठीक है, क्रम भी ध्यान रखना। क्या आता है, अंतस्थ। अंतस्थ यानी हिंदी वर्णमाला में जो बीच में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, अंतस्थ। ठीक है। ये भी कितने होते हैं, 4। ठीक है। य र ल ब, देखो बोलने में कैसे लग रहा है, य र ल ब। आप बोलना, कई कई तो बोल जाते हैं य ब र ल, लेकिन याद रखना ये जो य व र ल है ना, ये जो संस्कृत में प्रयोग होता है, ये क्रम किस में प्रयोग होता है, संस्कृत में। ठीक है। अब वो आपसे पूछता है, अब देखो इसका अंतर बताऊं, अंतर याद कैसे रखोगे आप। देखो यार लब, तो भाई हम यार तो हिंदी में ही होता है, तो याद रखना है आपने, यहाँ यार आ रहा है ना, यार और लब, तो क्या है हिंदी में। कितने हो गए, 25 4 29 4 33, ये तो हो गए व्यंजन आपके 33 और 11 44। अब 52 कैसे होते हैं, ठीक है, 44 तो आपके हो गए वहां तक। अयोग अयोगवाह होते हैं 2, अयोगवाह यानी जो व्यंजनों के साथ जुड़ नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमें क्या साथ साथ चलाने पड़ रहे हैं, वहन करने पड़ रहे हैं, तो कितने होते हैं, 2। आपने पढ़ा होगा अंग और गह। ठीक है। जो अंग है ना, ये तो होता है अनुस्वार, और जो गह होता है ये क्या होता है, विसर्ग। ठीक है। अगर वो आपसे पूछे निम्न में से अयोगवाह है, तो अंग और गह यानी अनुस्वार और विसर्ग कुछ भी दे सकता है। फिर पढ़ते हैं आपको उच्छिप्त। उच्छिप्त कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, डा और ढा। देखो इनके नीचे क्या हो रही है, बिंदी सी लग रही है ना, इसे क्या बोलते हैं, नुक्ता। इन शब्दों को हम, इन वर्णों को हम क्या बोलते हैं, ताड़नजात दुगुण भी बोलते हैं। फिर आता है आपका संयुक्त व्यंजन, ये भी कितने होते हैं, 4, छ त्र ज्ञ और स्र। ठीक है। इन्हें हम संयुक्त अक्षर भी बोलते हैं। अगर वो पूछ लेता है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है, तो 4। ठीक है। अब लेकिन यहाँ ध्यान रखना विशेष, अगर वो पूछता है संयुक्त अक्षरों की संख्या 4, अगर वो पूछता है संयुक्त वर्णों की संख्या, तो 4 नहीं 5 होगी, तो 4 तो ये है और ये धा हो रहा है, ध्यान रखना, कौन सा, विद्यालय वाला। ठीक है। ये जो दा इसमें आधा है और या पूरा है, और या देखो अर्धस्वर में भी बताता हूँ आपको, यार लव है ना, यार लव, इनमें तो यार है ना, ये यार,
ये क्या है, अर्ध स्वर, और जो लव है वो है आपका अर्ध व्यंजन। अब आपसे कैसे भी पूछ ले, ठीक है, कि निम्न में से अर्ध स्वर है तो यार, निम्न में से अर्ध व्यंजन है तो लव, ठीक है, कोई सा भी पूछ ले। अगर वो पूछ ले सजातीय कौन से हैं तो आ ई उ, विजातीय कौन से ए ओ ओ औ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद, यानी स्वर को कैसे कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले जिह्वा के आधार पर पढ़ते हैं, यानी जीभ के आधार पर। तो जीभ के 3 हिस्से किए हैं उसने, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। अग्र स्वर यानी जो आगे के हिस्से से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ई ए और री। अब बोल के देख सकते हैं, आगे से बोल रहे हैं ये मध्य स्वर, यानी जो बीच में से बोल रहा है, ये जो आ है, ठीक है, क्या है, बीच में से बोल रहा है, ये किसके लिए क्या कहलाएगा, ये मध्य स्वर। जो पीछे से बोल रहा है आ यू ऊ ओ औ, यानी गहराई से बोल रहा है, क्या कहलाएंगे, पश्च स्वर, ठीक है। फिर आता है आपका नासिक के आधार पर, या नाक के आधार पर, नासिका के आधार पर, नासिक के आधार पर कौन से होते हैं, अनुनासिक और निर्नासिक। अनुनासिक हमने पढ़ा अनुस्वार, चंद्र बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है ना जिन पे, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अनुनासिक। और जिन पर ये प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी सभी स्वर किस में आएंगे, निर्नासिक में, ठीक है। तीसरा प्रकार है आपका उष्टाकृति के आधार पर। उष्टाकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, यानी होठ, यानी जिसमें जिसको बोलने में होठ गोल हो रहे हैं तो उन्हें वृत्ताकार, जिनमें गोल नहीं हो रहे हैं उन्हें अवृत्ताकार, ठीक है। देखो ऊ ऊ ओ औ, इनमें क्या है, गोल हो रहे हैं होठ, तो ये किस में आएंगे, वृत्ताकार में। और आ ई री ए रे ऐ, इसमें क्या है, होठ गोल नहीं हो रहे हैं तो ये किस में आएंगे, अवृत्ताकार में, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, अब वो पूछता है आपसे कि निम्न में से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, ठीक है। संस्कृत में कितनी होती है, 13, री और लरी, बड़ा री और लरी भी होती है उसमें। लेकिन अब वो पूछ लेता है हिंदी वर्णमाला में स्वर की मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी करेंगे आप, 10। ऐसे नहीं कि स्वर 11 है और मात्रा भी 11 है, ठीक है, नहीं, आप बोलेंगे स्वर 11 है, मात्राएं कितनी है, 10। क्यों, एक कहाँ है, तो याद रखना ये जो मध्य स्वर है ना, ये छोटा आ, यानी ये आ, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो पैटर्न चेंज है। इसलिए वो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपकी कितनी होती है, 10, लेकिन स्वर कितने होते हैं, 11। इस वीडियो में इतना ही, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे व्यंजन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।